Welcome dear students. In the previous class we discussed about certain words, like if we are getting words like good morning, good evening, good afternoon, good noon, good morning, goodbye, etc. So what we have to do with that? Along with this we discuss the words that are to be omitted. अब इसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उनको वन बाय वन लेंगे और उसमें हमारे पास जिस किस्म की चेंजेस हमने करनी है उसको हम डिस्कस करेंगे. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से. इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस in which we give some sort of request, in which there is an order, or those sentences in which we give advice etc. are called imperative sentences. ऐसे sentences जिसमें हम कोई order करते हैं, कोई request करते हैं या किसी किस्म का advice वगैरह करते हैं, ऐसे sentences को हम imperative sentences कहते हैं. और imperative sentences को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमेशा verb से start होते हैं. और इससे previous lectures में मैं कई बार आपको ये बता चुका हूँ कि imperative sentence always starts with first form of the verb. आप उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे, डी नहीं लगाएंगे, ई डी नहीं लगाएंगे, आई एन जी नहीं लगाएंगे. अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा. अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास जब इन्वर्टेड कामास को हम जनरल सेंटेंसेस में रिमूव करते हैं तो इन्वर्टेड कामास की जगह पर हम क्या लगाते हैं? शाबाश, इसकी जगह पर हम लगाते हैं दैट. बट व्हेनेवर वी हैव गॉट एन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे उसकी जगह पर हम दैट नहीं लगाएंगे बल्कि हम उसकी जगह पर टू लगाएंगे. क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे. जनरल सेंटेंसेस में हम जब इन्वर्टेड कामास को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर दैट लगाएंगे, लेकिन यहां पर हम दैट नहीं बल्कि हम टू को यूज करेंगे. तो ये पहला रूल हुआ. दूसरा रूल ये है कि जनरल सेंटेंसेस में हमारे पास जो सेट आया होता है हम उसको चेंज नहीं करते हैं. लेकिन अब जब आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस में आप वर्ड सेड या सेड टू को उस सेंटेंस के नेचर के मुताबिक चेंज करेंगे. नेचर का मतलब यह है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर हो रहा है तो आप लिख ले ऑर्डर्ड. अगर आपको लग रहा है कि इसमें एडवाइस हो रहा है तो आप लिख ले एडवाइज्ड. अगर आपको लग रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड. तो आप सेंटेंस के नेचर को क्या करेंगे उसको आप खुद पहचानेंगे. अब अगर हमारे पास ये सेंटेंस आ जाए, द टीचर सेड टू मी गेट आउट ऑफ द क्लास, तो आपके ख्याल से इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? शाबाश, इसमें ऑर्डर हो रहा है. तो आप लिख सकते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड मी. इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या लगाएंगे? शाबाश, टू लगाएंगे. टू गेट आउट ऑफ द क्लास. The teacher ordered me to get out of the class. अच्छा, एक और चीज की तरफ मैं आप लोग की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अक्सर औकात आपके पास अगर ऑप्शन भी आ जाए कि the teacher ordered to me, तो अक्सर औकात स्टूडेंट्स इसमें ordered to me लगा लेते हैं. ये गलत होगा. याद रखिए स्टूडेंट्स कि इसमें ordered to नहीं आएगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ ordered आएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेट आता है और उसके साथ टू होगा, तो इन दोनों वर्ड्स को या सिर्फ सेट अगर आया हो तो फिर उस एक वर्ड को हम ले लेंगे और हम उसको चेंज कर लेंगे ऑर्डर्ड में. और याद रखिए कि आपने इसका सेकंड फॉर्म लगाना है. इस तरह नहीं कि आप कहते हैं कि he orders his servant to polish his shoes, या आप कहते हैं कि he ordering, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है? आपने इसके साथ सेकंड फॉर्म लगाना है. तो अक्सर औकात आपके साथ वो ये ट्रिक भी खेल सकते हैं कि वो आपको फर्स्ट फॉर्म दे दे और आपको वो सेकंड फॉर्म भी दे दे. तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो इसमें शायद दोनों ठीक है तो दोनों इसमें ठीक नहीं है. ठीक है, फिर सेंटेंस नंबर 2 देखिए. फादर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. आपके ख्याल से इसमें क्या हो रहा है? हाँ शाबाश, इसमें एडवाइस हो रहा है. फादर एडवाइज्ड टू. अच्छा, यहां पर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ईटा, और वो ये है कि जब आपके पास वर्ड ऑलवेज आएगा आप इसको ओमिट करेंगे, यानी खत्म करेंगे. अगर आप लोग को याद हो इससे पहले भी हमने इस पे डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास यस आ जाए, नो आ जाए, हेलो आ जाए, हाय आ जाए, प्लीज आ जाए, ऑल राइट आ जाए, वेल आ जाए, तो हम उसको ओमिट करेंगे, खत्म करेंगे. सो सेम इज द केस ऑफ वर्ड ऑलवेज. जब आपके पास ऑलवेज आएगा तो आप इसको भी ओमिट करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा कि फादर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ. अगर आप इसको इस तरह लेते हैं कि फादर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड टू मी रिस्पेक्ट एल्डर्स. तो हमारे पास आ जाएगा ही एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. फिर से आपको बता रहा हूं ऑप्शन बी आपके पास क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि ही एडवाइज्ड टू मी. और फिर आप लोग इसमें जो है वो गलती कर लेते हैं. डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगा, और वो ये है कि अक्सर औकात जब आप ईटा के एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं तो आप लोग वहां पर एक्साइटेड हो जाते हैं. जब आपको किसी चीज़ का आंसर आता है बस आप उसको डायरेक्टली टिक करते हैं और बिल्कुल इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हो सकता है कि आपके पास इसमें किसी किस्म का ट्रिक वगैरह आया हो. तो याद रखें, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो तो आपको वैसे भी नहीं आती, लेकिन जो चीज़ आपको आती है उसको डबल चेक किया करें. ऐसा ना हो कि उसमें किसी किस्म का एक छोटा सा उन्होंने माइन्यूट ट्रिक आपके साथ खेला हो और आप उसकी वजह से अपना सारे का सारा आंसर जो है वो गलत करें. तो आ जाएगा कि ही एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड टू मी हेल्प देम. अब आपके ख्याल से इसमें क्या हो रहा है? शाबाश, ही रिक्वेस्टेड टू. अच्छा, प्लीज के साथ क्या करेंगे? हाँ शाबाश, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्लीज को हम ओमिट करते हैं. तो आ जाएगा ही रिक्वेस्टेड
टू हेल्प देम। क्योंकि प्लीज किस चीज़ की निशानी होती है? प्लीज हमारे पास हमेशा निशानी होती है रिक्वेस्ट की। शी सेड काइंडली फॉरगिव मी, तो आ जाएगा शी रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव, और मी क्या बन जाएगा? मी आपके पास बन जाएगा हर। शी रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव हर, और काइंडली के साथ हमने क्या कर लिया? काइंडली को हमने ओमिट कर लिया, क्योंकि वर्ड काइंडली भी हमारे पास ओमिट होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है वो सेंटेंसेस जिसके स्टार्ट में डोंट आ जाए। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसके स्टार्ट में आपके पास डोंट आ जाए, तो अब आप इसको दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप यहां पर लिखते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। आपके पास जो वर्ड सेट था, आपने इसको चेंज कर लिया है ऑर्डर्ड में, और फिर आपने इसके साथ नॉट लगा लिया। अब यहां पर पहला पॉइंट कि आपके पास जो नॉट आएगा, नॉट ये टू से पहले आएगा। नॉट कहां पर आएगा? टू से पहले आएगा, क्योंकि आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको ऑप्शन दे दे कि ही ऑर्डर्ड टू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो फिर आप लोग वहां पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखें कि आपने जब सेट को चेंज कर लिया है ऑर्डर्ड में, तो फिर आप इसके साथ नॉट को जरूर लगाएंगे, और ये जो आपके पास नॉट आएगा, नॉट ये कहां पर आएगा? ये आपके पास टू से पहले आएगा। अगर आप इसको टू के बाद लगाते हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत कंसिडर होगा। एक बंदा कहता है कि यार सर मैंने नॉट को मुकम्मल खत्म करना है, मैं नॉट को यूज ही नहीं करना चाहता हूं, तो फिर आप इसको किस तरह करेंगे? द टीचर फॉरबेड। अब यहां पर हमने ऑर्डर को नहीं लगाया, बल्कि उसकी जगह पर हमने क्या लगा लिया है? यहां पर इसकी जगह पर हमने लगा लिया है फॉरबेड। तो जब आपने फॉरबेड लगा लिया, तो फिर आप इसके साथ नॉट को यूज नहीं करेंगे, तो फिर आप कहते हैं कि द टीचर फॉरबेड टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मदर फॉरबेड नॉट टू स्पिट ऑन द फ्लोर, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, वो कुछ इस तरह से है कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके स्टार्ट में आपके पास डोंट आ जाए, आप इसको जब चेंज करेंगे, आप कुछ इस तरह से करेंगे कि सेट को आप चेंज कर लेंगे ऑर्डर्ड में, और फिर जब आपने ऑर्डर्ड लगा लिया तो इसके साथ नॉट आएगा, लेकिन ये नॉट आपके पास टू से पहले आएगा। ये तो आपके पास बन गया है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, जिस तरह आपके बायो के टीचर है बिलाल साहब, उनकी तरह नॉटी है, सही है, और वो कहते हैं कि मुझे नॉट बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और मैं तो बड़ा पॉजिटिव किस्म का इंसान हूं, और मेरे जिंदगी में मनफी लफ्ज होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस सेट को चेंज कर लेंगे फॉरबेड में, लेकिन जब आपने फॉरबेड लगा लिया तो फिर आप उसके साथ नॉट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये आएगा कि मदर फॉरबेड टू स्पिट ऑन द फ्लोर। या इसका दूसरा आप कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो है वो कहते हैं कि मैं इसके साथ नॉट लगाना चाहता हूं, तो फिर आप यहां पर लगा लेंगे कि मदर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पिट ऑन द फ्लोर। तो मैं आपको इस पॉइंट पे बार बार कंसंट्रेट इस वजह से कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ज्यादा आता है। जब आपके पास डोंट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया है, तो आप इसको दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। एक तो आप उसके साथ सेट को चेंज कर ले ऑर्डर्ड में, और फिर आप उसके साथ नॉट को यूज करेंगे, और अगर आपने इसके साथ फॉरबेड लगा लिया तो फिर आप उसके साथ नॉट को यूज नहीं करेंगे। कमिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ टाइप, ही सेड टू हिज फ्रेंड स्टैंड अप। अब यहां पर तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सही है, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त को ऑर्डर करेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे? अच्छा थोड़ा सा हम आपके साथ फ्री क्या हो गए, अब आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो तो आपकी बात नहीं मानेंगे। और अगर आपने रिक्वेस्ट कर लिया और अपने दोस्त को वाह वाह जी वाह वाह, वो तो फिर बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे। अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें क्लियर ना हो कि ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, जिस तरह इस सेंटेंस में हमारे पास क्लियर नहीं है, या आई सेड टू द शॉपकीपर गिव टॉफीज टू मी, अब इसमें भी हमारे पास क्या है? सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि हम जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं हम उसे ऑर्डर नहीं करते, ना ही हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि एक जनरल सी बात होती है। तो जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आपके पास बात क्लियर ना हो, तो फिर आपके पास जो सेड टू है, आप इसको आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, और आप इसको टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आस्क्ड और टोल्ड आपने तब लगाना है जब आपके पास कंटेक्स्ट क्लियर ना हो। अगर कंटेक्स्ट क्लियर है तो फिर तो आप ऑर्डर लगा ले, रिक्वेस्टेड लगा ले, एडवाइस लगा ले, जो कुछ भी आपने लगाना हो वो आप उसके मुताबिक जो है वो पुट कर लेंगे। अच्छा जी, एक और पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो चाहते हैं, और वो ये है कि सिर्फ सेट को अगर आप टोल्ड में चेंज करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। याद रखिए, कभी कभार आप लोग कहते हैं कि मैं सेट की जगह पर टोल्ड लगाना चाहता हूं, तो आप कहां पर टोल्ड लगा सकते हैं? अगर सिर्फ सेट आ जाए और आपने इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। हाँ, अगर आपके पास सेट टू आ जाए तो फिर सेट टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, सेट टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेट को आप टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते। अब इस तरह भी नहीं, कुछ स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि सेट टू को टोल्ड टू में चेंज कर लेते हैं, नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेट इज चेंज कैन नॉट बी चेंज इनटू टोल्ड, व्हाइल सेट टू इज चेंज इनटू टोल्ड, नॉट टोल्ड टू। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें क्लियर ना हो कि हमारे पास ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस वगैरह है, तो फिर आप उसको जो है वो टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। तो आप लगा ले कि ही टोल्ड हिज फ्रेंड टू स्टैंड अप, ही टोल्ड हिज फ्रेंड टू स्टैंड अप। या मैं यहां पर इस तरह भी लिख सकता हूं दूसरे सेंटेंस को कि आई सेड टू द शॉपकीपर गिव टॉफीज टू मी, आई आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव टॉफीज टू मी। अब देखिए मैंने यहां पर आस्क्ड लगाया है,
आपके पास ऑप्शन सी इस या ऑप्शन बी इस तरह होगा कि आस्क्ड टू, तो नहीं भाई, हमारे पास आस्क्ड टू और टोल्ड टू नहीं आ सकता, बल्कि आस्क और टोल्ड के बाद अगर हम टू लगाते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो ये जो रूल नंबर 5 है, इसका ज्यादा जो रिलेशनशिप है वो इसी चीज के साथ है कि आया हम जो ये बात कर रहे हैं इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर कंटेस्ट क्लियर नहीं आ रहा है तो फिर तो इसका मतलब हमारे पास ये बन जाएगा कि हम इसमें आस्क्ड या टोल्ड को लगा ले। यहां पर मैंने आपको टोल्ड का कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि सिर्फ सेट को आप टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते, सेट टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर आपने इसको टोल्ड टू में भी चेंज नहीं करना है। कमिंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ सेंटेंस, ही सेड लेट अस गो आउटसाइड। अब वो सेंटेंस जिसमें आपके पास लेट अस आ जाए, तो आप सेड को ले लें और लेट अस को ले लें और आप इसको चेंज कर ले सजेस्टेड में। ही सजेस्टेड टू गो आउटसाइड। अगर आपके पास किसी सेंटेंस में के स्टार्ट में लेट अस आ जाए, लेट अस भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस की निशानी होती है, तो आप सेड को और लेट अस को इन तीनों को ले ले और आप इसको चेंज कर लें सजेस्टेड में, और फिर आप इसकी जगह पर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर टू लगा ले और बाकी आप जो है वो क्या करें, बाकी उस सेंटेंस को रिपीट करें। वैसे अगर आप से एक स्टूडेंट या एक बंदा आपसे, आपका फ्रेंड वगैरह आपसे ये पूछे कि यार मैं सजेस्टेड के साथ टू नहीं लगाना चाहता हूं, तो फिर इसके लिए हमारे पास कोई रूल है कि नहीं, तो याद रखें इस सेंटेंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, आई सजेस्टेड राइटिंग एग्जाम्पल्स। आई सजेस्टेड राइटिंग एग्जाम्पल्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आपने वर्ड सजेस्टेड लगा लिया है तो आपके पास अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तो ये है कि आप उसके बाद टू लगा ले और फिर आप उस सेंटेंस को उसी तरह रिपीट कर ले, और ऑप्शन बी आपके पास ये है कि आप सजेस्टेड के बाद इस इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीटली रिमूव करें और फिर आपके पास जो वर्ब बच जाएगा, वर्ब आप उसकी जगह पर क्या करें, आप उसकी जगह पर आईएनजी लगाए। अब अगर आप कहते हैं कि आई सजेस्टेड टू राइटिंग एग्जांपल्स, देन योर आंसर विल बी डिफरेंटली कंसीडर्ड इनकरेक्ट। आपके पास आंसर तब करेक्ट कंसीडर होगा जब आप सजेस्ट के बाद या तो टू लगा लें या आप उसके बाद टू नहीं लगाते तो फिर आप उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा लें। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर औकात स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये ऑर्डर्ड और कमांडेड में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए सेंटेंस आ जाए कि द कमांडर said stay in line, the commander said stay in line, और आपके पास यहां पर दो ऑप्शन हो कि the commander ordered to stay in line और दूसरा आ जाए कि the commander commanded to stay in line, the commander commanded to stay in line, और आपके पास ऑप्शन सी इस तरह नहीं है कि बोथ ए एंड बी, तो फिर आपके पास कौन सा वाला ठीक होगा। तो याद रखिए जब आपके पास फोर्सेस की बात आती है, फोर्सेस की यानी आर्मी की बात आ जाए, पुलिस की बात आ जाए, मिलिशिया की बात आ जाए, लेवीज वगैरह की बात आ जाए, एयरफोर्स वगैरह की बात आ जाए, तो फिर आप वहां पर सेट को कमांडेड में चेंज कर सकते हैं। और अगर जनरल सिचुएशन हो जिसमें हम फोर्सेस की बात नहीं करते हैं तो फिर आप उसमें ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। फिर से सुने कि अगर फोर्सेस की बात हो तो आप वहां पर सेट को कमांडेड में चेंज करें, और अगर आम सिचुएशन की बात हो जिसमें हम फोर्सेस की बात नहीं करते हैं तो फिर आप सेट को ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने ओवरऑल 7 कंटेक्स्ट को डिस्कस कर लिया। नंबर 1 ऑर्डर्ड वाला लगा ले, नंबर 2 कमांडेड वाला लगा ले, नंबर 3 एडवाइस्ड वाला लगा ले, नंबर 4 रिक्वेस्टेड वाला लगा ले, नंबर 5 आपके पास ऑर्डर्ड भी आ सकता है और फॉरबेड भी आ सकता है, नंबर 6 में आप आस्क्ड या टोल्ड लगा सकते हैं, जबकि लास्ट जो आपके पास टाइप है इसमें आप सजेशन वगैरह दे सकते हैं। इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो यही था कि आप जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो बाकी सेंटेंसेस में आप टू लगा सकते हैं, सॉरी दैट लगाएंगे, लेकिन इसमें आप टू को यूज करेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस इन व्हिच वी आस्क सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एटसेट्रा। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं या ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसके एंड में हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। ये जो हम इस तरह का मार्क लगाते हैं इसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कह सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं, या हम इसको इंट्रोगेटिव मार्क भी कह सकते हैं। ये जो मार्क सेंटेंस के एंड में आता है इसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या हम इसको क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखा है, मैंने इन पे ऊपर लिखा है 1, और यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखा है, इन दोनों को मैंने नाम दिया है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमारे पास दो टाइप्स है। टाइप 1 वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास WH आ जाए, और टाइप 2 हमारे पास वो है जिसके स्टार्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, या जिसको हम टेंस मार्कर भी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, हमारे पास इसके कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स है। टाइप 1 में WH, जबकि टाइप 2 में हमारे पास क्या आएगा? टाइप 2 में हमारे पास जो है वो एक्सिलरी वर्ब आएगा। अब जब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और इसमें हमारे पास वर्ड सेड आया है, सेड,
तो इस वर्ड सेट को हम चेंज कर लेंगे आस्ट में, या हम इसको चेंज कर लेंगे इंटरोगेटेड में, या हम इसको चेंज कर लेंगे वांटेड टू नो में, या हम इसको चेंज कर लेंगे इंक्वायर्ड ऑफ में। आपके पास जो वर्ड सेट आया है आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जिस भी वर्ड में कन्वर्ट करेंगे आपका वो वर्ड करेक्ट कंसिडर होगा। आप सेट को आस्ट में चेंज कर लें, आप सेट को इंटरोगेटेड में चेंज कर लें, आप सेट को वांटेड टू नो में चेंज कर लें, या आप सेट को इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर लें, तो आप जो भी वर्ड लगाएंगे वो ठीक होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, किस चीज से? WH वर्ड से, तो इन इनवर्टेड कॉमास को आप रिमूव कर लेंगे और आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। आप इनको रिमूव कर लेंगे और आप इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 सेड वाला हुआ, पॉइंट नंबर 2 इनवर्टेड कॉमास वाला हुआ। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, इस सेंटेंस का जरा स्ट्रक्चर देखिए। पहले हमारे पास WH वर्ड आया है, उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी वर्ब आया है, और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन आया है। पहले WH वर्ड आया है, उसके बाद वर्ब आया है, और उसके बाद प्रोनाउन आया है। हम जब इसको चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज करेंगे? हम इसको चेंज इस तरह करेंगे कि हम पहले WH वर्ड को उसी जगह पर लगा लेंगे, फिर इस प्रोनाउन को हम यहां पर लगाएंगे, और फिर हम उसके बाद एक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बात हो रही है। हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। अब हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल करेंगे। तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे? इसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? पहले हम WH वर्ड को अपनी जगह पर उसी तरह रिटेन करेंगे। याद रखें कि आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो भी WH वर्ड आया है आप उसके प्लेस वगैरह को या उस वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। फिर अब हमारे पास क्या आएगा? यू हमारे पास बन जाएगा आई, वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग। देखिए यहां पर वेयर के बाद क्या आया है? एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद क्या आया है? प्रोनाउन। यहां पर हमने वेयर के बाद क्या लगा लिया है? हमने उसके बाद लगा लिया है आई, और यानी हमने उसकी जगह पर प्रोनाउन लगा लिया है। फिर उसके बाद हमने जो है वो वर्ब को लगा लिया है, और फिर उसके बाद हमने जो मेन वर्ब है उसको लगा लिया। और चौथा चेंज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कैमरे के करीब आकर आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, सही है? तो वो ये है कि आपके पास ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है आप इसको चेंज करेंगे फुल स्टॉप में। आपके पास ऑप्शन बी इस तरह आएगा, वेयर आई वाज गोइंग, यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। फिर आप लोग चीजना शुरू कर देते कि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन सेम है। तो भाई दोनों ऑप्शंस कभी भी सेम नहीं होते, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। और वो यहां पर जो मेन वाला ट्रिक है वो ये है कि इन लोगों ने आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन भी दिया है और आपको फुल स्टॉप भी दिया है। सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन इज चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो क्या आएगा? शी इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट my name was, and you see that we have also changed the order of the sentence। जिस तरह हमारे पास पहले WH वर्ड आया था, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया था, और उसके बाद प्रोनाउन आया था, हमने इसको चेंज करके पहले WH वर्ड लगा लिया, फिर हमने उसके बाद प्रोनाउन लगा लिया, फिर हमने उसके बाद वर्ब लगा लिया, और जब सेंटेंस एंड हो गया तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाए, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप को लगा लिया है। ये तो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप बन गया है। दूसरा टाइप भी बिल्कुल इसी तरह है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एक और चीज की एडिशन करनी है, और वो ये है कि हम जब WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, उसमें हम जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर रहे थे तो उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगा रहे थे। लेकिन यहां पर फिर हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करके इसकी जगह पर F लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। टाइप 1 में जो हमारे पास WH वर्ड वाला है, हमने जब उसमें क्या कर लिया? हमने जब उसमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर लिया तो हमने उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन यहां पर हम जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे उसकी जगह पर F लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। बाकी वही वाली चेंजेस होगी कि सेट को आप इन चारों वर्ड्स में चेंज कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमास F और वेदर आ जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद प्रोनाउन है। आप इसको चेंज करके पहले प्रोनाउन और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल, ही वांटेड टू नो इफ दे वर कमिंग, और वही वाला पॉइंट है कि यहां पर हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पर फुल स्टॉप लगा लिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड इज इट इजी, सो शी इंटरोगेटेड वेदर इट वाज इजी। बस बात खत्म। तो ये आपके पास है कि किस तरह आप साइन ऑफ इंटरोगेशन को चेंज करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक दो तीन सेंटेंस है जो कि बार बार ईटा में रिपीट होते हैं, सही है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर सेंटेंस आ जाए, ही सेड इज इट गुड, सेंटेंस नंबर 1, ही सेड इज इट गुड और बैड। दो सेंटेंसेस है, ही सेड इज इट गुड और दूसरा सेंटेंस है ही सेड इज इट गुड और बैड। अब आपके पास आंसर इस तरह है, ही आस्क्ड इफ इट वाज गुड, दूसरा के पास है ही आस्क्ड
whether it was good. इसका आपके पास है he said if it was good or bad, और दूसरा आ जाए कि he asked whether it was good or bad. अब अगर ऑप्शन सी हमारे पास आ जाए कि बोथ ए एंड बी, तो बस फिर तो बात खत्म, फिर तो हमारे पास ये सारे का सारा लांचा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए है कि he asked if it was good, ऑप्शन बी है कि he asked whether it was good, और हमने इन दोनों में से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑप्शन ए है और ये हमारे पास ऑप्शन बी है, एंड सेम इज द केस ऑफ दिस एमसीक्यूज, दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी, और इन दोनों में से हमने एक को सिलेक्ट करना है, तो फिर कौन सा वाला ठीक होगा। मैं फिर से बता रहा हूं दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन योर पास्ट पेपर्स, सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, एंड द पॉइंट इज कि अगर किसी सेंटेंस में और आ जाए, और किसी सेंटेंस में अगर और आ जाए तो फिर उसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो वेदर होगा, और अगर किसी सेंटेंस में और नहीं है तो फिर उसमें राइट ऑप्शन एफ होगा। फिर से बता रहा हूं, ठीक दोनों है, एफ भी ठीक है और वेदर भी ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, मसला ये है, तो फिर कौन सा वाला ठीक होगा। सो एफ or has been mentioned in the sentence, then you will have to put whether with it, and if or has not been mentioned in the sentence, then you will have to use f with it. If you have got option C and option C is both A and B, then definitely you will tick option C, that both A and B are right. But if you look at these two options, in these two options in one sentence f has been given to us, while in the second sentence whether has been given to us, and we have not been told that whether option C is the correct one or not. So in this kind of situation, then you should be looking that if no or has been used, then F is the right option, and if or has been used, then whether is the right option. तो रिवाइज करते हैं लेक्चर के एंड में, हमारे पास दो बातें हैं। इंटरॉगेटिव सेंटेंस में हमारे पास WH वर्ड वाला सेंटेंस भी है और हमारे पास F ऑक्सिलरी वर्ब वाला सेंटेंस भी है। अगर ये हमारे पास इंटरॉगेटिव सेंटेंस वाला है तो हम उसमें से इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर कुछ भी नहीं लगाएंगे, और अगर हमारे पास ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला है तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर F या वेदर लगाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, प्रोनाउन को वर्ब से पहले लेकर आएंगे, एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि आपके पास जो साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, यू विल चेंज इट इनटू फुल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच।